नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल VS उपाध्याय पर। मैं विकास शर्मा आपको +2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और अपनी पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट के बिल्कुल लास्ट में हम लोग पहुँच चुके हैं और आज अपना ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। ठीक है, तो अपने बल का मान ज्ञात करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम लोग बल आघूर्ण जो है, इस बल आघूर्ण का भी मान जो है वो ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपने मान लेते हैं कि हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस तरीके से हमारे पास में क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको एक समान विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब होता है। और इसके अंदर मान लेते हैं हमारे पास में इस तरीके से कोई एक द्विध्रुव स्थित है। ठीक है, द्विध्रुव का नाम मान लेते हैं ए और बी है, ए और बी है। और ई वेक्टर जो है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र है। यहाँ -q और यहाँ +q आवेश जो है वो स्थित है। और ये जो द्विध्रुव है ये विद्युत क्षेत्र के साथ में क्या है, थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। विद्युत क्षेत्र के साथ में ये कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो +q आवेश है इस पर एक बल लगेगा, कितना, ये लगेगा F वेक्टर, जो किसके बराबर आएगा, जो आएगा QE वेक्टर के बराबर। और ये किसकी दिशा में है, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। और एक बल इस साइड लगेगा F वेक्टर इक्वल माइनस का QE वेक्टर, जो क्या है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। तो अब यदि अपने क्या करें, बल का मान ज्ञात करें, यानी अब अगर अपने देखें कुल बल द्विध्रुव जो है इस पर कुल बल कितना लगता है, तो आप लोग देखोगे कि जैसे यदि इसे मैं F1 लिखूं और इसे F2 लिखूं तो कुल बल F वेक्टर जो है वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के जोड़ के बराबर आएगा। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के जोड़ के बराबर आएगा। तो यहाँ से F वेक्टर कितना आएगा, देखिए F1 का मान रखोगे माइनस का QE वेक्टर और F2 वेक्टर का मान रखोगे प्लस का QE वेक्टर, ये प्लस का और ये माइनस का, तो मान कितना आ जाएगा, 0। तो F वेक्टर का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी अगर कोई द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा और उस बल का मान अगर देखोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 0, क्योंकि दो बल लग रहे हैं और दोनों की दिशाएं क्या है, बराबर है। परंतु आप लोग देख सकते हो कि इनकी दिशाएं तो बराबर है परंतु इनकी क्रिया रेखा जो है, जैसे इस बल की देखें तो ये और इस बल की क्रिया रेखा ये है, तो दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है। तो यहां से अपने एक लंब खींच देते हैं, इस तरीके से इस भुजा पर एक लंब डाल देते हैं। ये क्या है, एक लंब है। और मान लेते हैं द्विध्रुव जो है ये कितनी लंबाई का है, 2a लंबाई का है, यानी a से b तक जो दूरी है वो कितनी है, 2a है। अब देखें ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना आएगा, थीटा ही आएगा और ये बनेगा 2a cos थीटा और ये बनेगा 2a sin थीटा। तो यहाँ दो बल लग रहे हैं, एक तो लग रहा है इस साइड, एक लग रहा है इस साइड। तो दोनों बलों की क्रिया रेखा अगर आप लोग देखोगे तो दोनों बलों की क्रिया रेखा जो है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे इसकी क्रिया रेखा ये और इसकी क्या है, ये। तो क्रिया रेखा अलग होने की वजह से कुछ इस तरीके से बल लगेगा, जैसे ये, तो एक बल इस साइड लगेगा, एक बल इस साइड लगेगा, जिससे ये क्या करेगा, इस तरीके से गुणन करेगा। ठीक है, तो इस पर बल तो कार्य नहीं कर रहा, पर क्या कार्य करेगा, बल का आघूर्ण कार्य करेगा। तो यहां आपको क्या निकालना पड़ेगा, बल आघूर्ण निकालना पड़ेगा। बल आघूर्ण किसके बराबर आएगा, बल आघूर्ण आएगा बल का परिमाण गुणा क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी की, क्रिया रेखाओं, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, इस दूरी के गुणनफल के क्या आएगा, ये बराबर आएगा। यानी आपका जो बल आघूर्ण है वो किसके बराबर आएगा, बल का परिमाण और क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी के बराबर आएगा। बल आघूर्ण को लिखते हैं अपने किससे, टो से। बल का परिमाण चाहे इसका निकाल लो या इसका निकाल लो, दोनों बराबर है, तो कितना आएगा, बल का परिमाण QE आएगा। ठीक है, और गुणा में क्या आएगा, गुणा में आएगा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत
दूरी। तो ये एक तो ये है, एक ये क्रिया रेखा, और दोनों के मध्य लंबवत दूरी जो है वो कौन सी है, वो ये है। तो ये आएगा 2a साइन थीटा। ठीक है, इसे लिख सकते हो आप लोग Q 2a और E साइन थीटा। ये क्या है, ये बल आघूर्ण P होता है, तो टो इक्वल PE साइन थीटा। और सदिश रूप में लिखो तो टो वेक्टर इक्वल P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये क्या है, बल आघूर्ण टो का मान है। टो वेक्टर इक्वल P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। दूसरा, बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। अगर मात्रक आपसे पूछा जाए इसका, तो मात्रक आप लोग यहाँ से क्या लिख दोगे, इसका बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन गुणा मीटर होता है। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या लिख दोगे, न्यूटन गुणा मीटर लिख दोगे। विमा आप लोग निकाल करके देख लेना, बल की जो विमा होती है m1 l1 t-2, उसके साथ l1 को भी लिख दोगे तो l की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से बदल जाएगी। तो विमा आप लोग इसकी निकाल करके देख सकते हो। इसके अलावा अगर स्पेशल केस लगाना चाहो तो आप लोगों ने लिखा है टो इक्वल PE साइन थीटा। क्या लिखा है आप लोगों ने, टो इक्वल PE साइन थीटा। स्पेशल केस फर्स्ट देखें, थीटा इक्वल अगर कितना हो, 0 डिग्री हो, तो थीटा 0 होने पर साइन 0 कितना होता है, 0। तो टो का मान कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी के साथ अगर आप लोग थीटा इक्वल कितना रखते, 180 रखते, तब भी साइन 180 कितना होता, 0। तो टो का मान कितना आता, 0 आता। ठीक है, यानी थीटा का मान चाहे 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, टो कितना आता है, 0 आता है। ये जो कंडीशन है थीटा इक्वल 0 वाली, इसे अपने कहते हैं सतही संतुलन। ये कौन सी अवस्था है, सतही संतुलन की अवस्था है। और ये अस्थायी संतुलन की अवस्था है। ठीक है, ये स्थायी संतुलन है और ये क्या है, अस्थायी संतुलन है। केस सेकंड में क्या रख सकते हो आप लोग, केस सेकंड के अंदर आप लोग थीटा इक्वल 90 डिग्री रखोगे, तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, जिससे आपके पास में टो का मान कितना आएगा, PE आएगा। टो का मान कितना आएगा, यहाँ से PE आएगा। कहाँ से, ये जो फॉर्मूला आप लोगों ने लिख रखा है इस फॉर्मूले से। टो इक्वल कितना आएगा, PE। ये जो मान है इसका क्या है, अधिकतम मान है। ये कौन सा मान है, इसका अधिकतम मान है। तो आप लोग टो मैक्सिमम लिख सकते हो इसे, टो मैक्सिमम इक्वल PE। ठीक है, यानी ये बल आघूर्ण का कौन सा मान है, अधिकतम मान है। तो टो इक्वल PE अधिकतम, या टो मैक्सिमम इक्वल PE, ये तो अधिकतम है और ये दोनों मान न्यूनतम है। इसे स्थायी संतुलन कहते हैं 0 वाले को, और 180 वाले को कहते हैं अस्थायी संतुलन की अवस्था। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्या पढ़ा है, बल तथा बल आघूर्ण का मान पढ़ा है। इसके अलावा एक दो बातें यहाँ पर और आती है जो मैं आपको बता देता हूँ इसी के साथ में। देखिए, यहां से आप लोगों ने देखा है कि अगर विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में हो, किसमें हो, एक समान विद्युत क्षेत्र में हो, तो सिर्फ उस पर क्या कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है। सिर्फ क्या कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है। और अगर वो असमान विद्युत क्षेत्र में हो तो बल भी कार्य करता है और बल आघूर्ण भी कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि अगर द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में है तो सिर्फ बल आघूर्ण कार्य करेगा, बल का मान कितना आएगा, 0, अपने यहाँ देखा भी है। और अगर असमान विद्युत क्षेत्र में है तो बल तथा बल आघूर्ण दोनों कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ एक बातें और जो फर्स्ट चैप्टर से जुड़ी हुई है आपको पता होना चाहिए कि अगर आवेश हो स्थिर, अगर आवेश क्या हो, स्थिर हो, आवेश क्या हो, स्थिर हो, एक कंडीशन आती है एक समान वेग से गतिशील हो, एक आती है त्वरित वेग से गति करता हो। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आवेश स्थिर हो तो स्थिर अवस्था के अंदर सिर्फ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो होता है विद्युत क्षेत्र।
ठीक है। स्थिर आवेश की वजह से सिर्फ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, कौन सा? विद्युत क्षेत्र। परंतु एक समान वेग से अगर वो गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, यानी गतिशील आवेश की वजह से, एक समान वेग से गतिशील आवेश की वजह से दोनों क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा आता है कि अगर आवेश त्वरित वेग से गति करता हो, आवेश क्या करता हो? त्वरित वेग से गति करता हो, तो इसमें तीनों कंडीशन आती है, विद्युत क्षेत्र भी होगा प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और प्लस क्या करेगा ये? विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी उत्सर्जन करेगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिन्हें बोलते हैं, EMW भी इससे बनेगी। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और यहाँ से भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। बल आघूर्ण का अगर मात्रक निकालोगे तो न्यूटन इंटू मीटर जो आप लोग हमेशा पढ़ते हैं वही बल आघूर्ण का मात्रक होता है। ठीक है, ये कुछ एक बातें हैं जो आप लोगों को इसमें याद रखनी है। इसके बाद अपने पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके अलावा आप लोग इस चैप्टर के सारी जो मैंने वीडियो बनाए उनको देख लेना, और जो न्यूमेरिकल है उन न्यूमेरिकलों के भी आपको वीडियोज जो है वो इस चैप्टर के मिल जाएंगे। पुरानी जो वीडियोज है उसमें मैंने न्यूमेरिकल भी सोल्व कर रखे हैं। ठीक है, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।